Hello students. So students, today this is the last concept mapping video in the electroscience. So आज मैं आपको डाइपोल के लिए बता रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या क्या चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है. Basically not, I should not say important, rather I should say what exhaustive coverage. कि you need to do all these things so that it could be almost guaranteed that your question in the JEE main or in the NEET exam will be corrected. And even this also includes my coverage, like what I'm telling you, this also includes the what derivations they can ask in the board exams. It also covers that. So basically, this is all about this topic, electric dipole. So you'll see. आप देखोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, जो सबसे पहला पॉइंट है दिस इज कि definition and calculation of dipole moment. Definition and what calculation of dipole moment of a dipole. Dipole आपको दो टाइप के मिलेंगे, आइडियल और नॉन आइडियल. आपको आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, दोनों डाइपोल्स का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकालना आना चाहिए. आइडियल कब, जबकि दोनों चार्जेस इक्वल और अपोजिट हैं, और नॉन आइडियल कब, नॉन आइडियल जबकि चार्जेस आर अपोजिट बट दे आर नॉट इक्वल. तीन दोनों का. इसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज डाइपोल मोमेंट ऑफ मल्टीपोल सिस्टम्स. मल्टीपोल मीन व्हाट कि उसमें तीन चार्जेस हैं, चार चार्जेस हैं, और इवन दिस देयर कुड बी फाइव चार्जेस एक्सेट्रा. व्हाट यू नीड टू डू इज आपको दो दो के पेयर में डिवाइड करना है. मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और उस तरीके से आपको दो दो के पेयर में डिवाइड करके सारे पेयर्स का डाइपोल मोमेंट निकालना है, सारे पेयर्स का डाइपोल मोमेंट, और फिर उनका वेक्टर सम करना. ठीक है, तो आप इसके एग्जांपल्स देखना. जैसे मान के आपको लगा कि तीन चार्जेस, एक पॉजिटिव दो नेगेटिव, तो फिर आप दो पेयर कैसे निकालोगे. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो. ठीक है, कुछ चार्ज एक नेगेटिव के साथ, कुछ चार्ज एक नेगेटिव के साथ. इज दैट क्लियर. इसमें ये ध्यान रखना आपको, कोई भी चार्ज अनयूज्ड छूटना नहीं चाहिए. जैसे आपने बोला कि एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू को ले लो और एक माइनस क्यू छोड़ दो, तो कोई भी चार्ज, देयर मस्ट नॉट बी लेफ्ट एनी चार्ज व्हिच इज नॉट बीइंग यूज्ड, एंड नो चार्ज शुड बी यूज्ड ट्वाइस. कोई चार्ज ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो चार्ज दो डाइपोल्स के साथ यूज हो. आप एक चार्ज के अमाउंट को डिवाइड कर सकते हो. एक चार्ज में से कुछ पार्ट एक के साथ, कुछ चार्ज एक के साथ, और जब भी आप इस तरीके का डिवीजन करोगे, सो ट्राई टू मेक द सिमेट्रिकल डाइपोल्स. अगर सिमेट्रिकल डाइपोल्स की वहां पॉसिबिलिटी है तो आप सिमेट्रिकल डाइपोल ही बनाओगे. सिमेट्रिकल डाइपोल से मेरा मतलब क्या है, आई टेल यू दैट. जैसे आपके पास है कि माइनस क्यू प्लस साइड ए. नाउ इन दिस सिस्टम यू सी एक डाइपोल इज ऑन क्यू को क्यू बाई टू करो. क्यू इज ऑन क्यू बाई टू, टू पार्ट्स. एक डाइपोल इज ऑन P1, एक इज ऑन व्हाट, P1 by the way because distances are equal, q by 2 minus q by 2 minus q, तो दोनों इक्वल है. अब सिमेट्री से मतलब ये था, मानो कि आप करते इसे करते माइनस क्यू बाई फोर इसके साथ, और इसके साथ करते माइनस थ्री क्यू बाई फोर, तो ये नहीं करोगे. इन केस सिमेट्रिकल सिस्टम पॉसिबल है तो आप सिमेट्रिकल सिस्टम ही करोगे. कोई चार्ज अनयूज्ड छोड़ोगे नहीं, और किसी चार्ज को दो बार यूज भी नहीं करोगे. तो जो मल्टीपोल सिस्टम है, उस मल्टीपोल सिस्टम में आप दो दो के पेयर करके डाइपोल्स बना लो और उनका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लो, और जो डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट है, डाइपोल मोमेंट से उनका रिजल्टेंट है, वो आप रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लो. दिस इज क्लियर, राइट. अब इसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. जब आप डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट,
आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विवेलेंट। सो यू लर्न व्हाट, ये तो बोर्ड एग्जाम्स के पर्पस से हो गया कि आप एक्सेस के लॉन्ग डेरिवेशन, एक्सेस के लॉन्ग किसी पॉइंट पे एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, एक्सेस के परपेंडिकुलर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर। और इसमें एक चीज ध्यान दें, जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो फाइनल रिजल्ट आपको दो स्टेप्स में याद करना होगा। जैसे एक फाइनल स्टेप क्या होता है जिसमें कि आप जैसे L, 2L is the separation between the two charges and R is the distance from the center of the dipole where you want to calculate the electric field or electric potential. तो अगर L is very very small compared to R, तो आप बाद वाले स्टेप में L square को you ignore compared to what R square। तो जब आपने इग्नोर नहीं किया है, you should remember that result as well as that result in which you have ignored it। आपको दोनों रिजल्ट्स आने चाहिए, ठीक है ना। और फिर इसमें एक्सेस के अराउंड वाला पॉइंट, एक्सेस के परपेंडिकुलर वाला पॉइंट, और दोनों पॉइंट्स पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन एक्सेस के अराउंड वाले पॉइंट पे क्या होगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है, डायरेक्शन भी आनी चाहिए। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक आर्बिटरी पॉइंट पे निकालनी, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक आर्बिटरी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक आर्बिटरी पॉइंट पे निकाल। सो लुक एट दिस, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे आपका डाइपोल है -q प्लस, और आपको इस पॉइंट पे एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर, एट एंगल थीटा, यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो यू सी व्हाट विल यू डू, p is this -q2 plus q is p, you divided p into two components, one along this direction p cos theta, other perpendicular to this p sin theta, p cos theta and p sin theta. Now see, for the dipole p cos theta, this point is a point on the axis of it. So due to this dipole, electric field will be along this direction E1. And for this dipole p sin theta, this point is a point on the perpendicular bisector. So due to this dipole, electric field intensity at this point will be anti-parallel E2. This E1 is what E2 means. To resolve the dipole moment into two parts, and into both the parts, the location of that point will be, for one dipole it will be along the axis, for the other dipole it will be along the perpendicular bisector. आप इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे और दोनों का रिजल्टेंट को भी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। लेकिन इसमें एक बहुत ही, मैंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप देखो दोनों का एक एक कंपोनेंट वर्टिकली ऊपर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एक कंपोनेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और इसका E2 का एक कंपोनेंट आएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स है नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स वाले, in case you select the such a value of theta that the component in the negative x direction and component in the positive x direction of the electric fields are equal, they'll cancel. So in that case, the net electric field will become along what direction? It will become along the y axis. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, मैं इसीलिए बता रहा था आपसे कि ऐसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए आप एक कंपोनेंट पे रिजॉल्व करके आर्बिट्ररी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, दिस यू आर गोइंग टू डू, एंड यू आर गोइंग टू फाइंड अ क्वेश्चन जिसमें इसका लॉस। द नेक्स्ट इज व्हाट, force and torque on a dipole inside the uniform and non-uniform electric field, right? ये बाय द वे दोनों सेम टाइप हो गए, सॉल्व। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनो डाइपोल किसी भी ओरिएंटेशन में फोर्स जीरो होगा, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इट्स वेरी इजी। आप एक डाइपोल के ऊपर फोर्स निकाला, एक चार्ज के ऊपर, दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स निकाला, दोनों का फोर्स निकालने के बाद उनका वेक्टर सम ले लिया। अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, if field is non-uniform, so the electric field intensity in the location of the two charges, positive and the negative charges, will be different. So due to both the charges, you will calculate the electric force, and vector sum of those forces will be what? That will be the net force. एक ये तरीका, this is clear.
एक और भी तरीका है कि आप एक और भी तरीका फोर्स का है कि अगर आप करते क्या हो कि फोर्स निकालने के लिए, जैसे आई टेल यू दैट मेथड आल्सो, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सपोज कि ई वेरिएबल है, सपोज ई इज ऑफ वेरिएबल, दिस इज माइनस क्यू, दिस माइनस क्यू, राइट? Electric field is in this direction, and this electric field is a function of this direction is z direction, and this electric field is a function of z. It changes according to the z. Suppose आपको dE by dz is known. आपको जो known है that is what d by dz is known कि d by dz की वैल्यू क्या है, ठीक है? अब आप देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू E1 है, this length is supposed to L, और d by dz is increasing, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की वैल्यू क्या होगी? E2 will be equal to E1 plus 2L, E1 plus E1 plus d by dz, dE by dz into 1। अब इसके ऊपर फोर्स और इसके ऊपर फोर्स, दोनों के ऊपर डायरेक्शन आपको दिखाएगा, आप कैंसिल करोगे तो QE1 और QE1 कैंसिल होगा, फोर्स क्या रहेगा? d by dz into what? d by dz into 2L into what? Q, d by dz into 2L into Q, and 2L into Q is what? P, मतलब ये क्या आ गया आपका? P into dE by dz. This becomes what? Force F. So for such a question, you can remember this equation also, P into dE by dz, that will be the net force in the non-uniform electric field. Now, अब आप किधर बोले? Similarly, torque में जो torque एक्सप्रेशन है PE sin थीटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी तो you will find out what? You find out torque on the individual charge with respect to what center of the dipole. In both the torques, जो torque tau 1 plus torque tau 2, दोनों torque का डायरेक्शन सेम आएगा, बट दोनों torques का क्या होगा? Torque tau 1 on one charge plus torque tau 2 on the other charge, amount might be different if the electric field intensity is not different. तो आपको टॉर्क का डेरिवेशन भी और टॉर्क की एक्सप्रेशंस भी आपको याद रखने। उसके बाद जब आप टॉर्क कैलकुलेट करें तो टॉर्क के बाद नेक्स्ट इज व्हाट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इन रोटेटिंग ए डाइपोल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैसे तो जो वन ऑफ द जो एक ऑर्डिनरी और सिंपल केस है, दैट इज व्हाट? टाउ इज PE sin थीटा, इट्स अ फंक्शन ऑफ थीटा, सो वेरिएबल टॉर्क। तो आप वॉटन में क्या करोगे? टाउ इनटू d थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा। थीटा 1 इज अ पोजीशन जहां से रोटेट कराना स्टार्ट करना है, थीटा 2 इज अ पोजीशन जहां तक रोटेट कराना है, दैट बी द वन। And I had already told you, in all such cases, mechanical, electrical, magnetic, the work done, because electrical, mechanical, and magnetic forces are, magnetic forces are what? They are conservative forces. So in all such cases, the work done is stored in the system in the form of electrostatic potential energy, magnetostatic potential energy, or the gravitational potential energy form में stored होता है। तो आप रोटेट कराने में जो वर्क करोगे वो सिस्टम की पोटेंशियल भी हो जाएगी, बट पोटेंशियल में देयर इज वन थिंग, पोटेंशियल में भी ऑलवेज सेलेक्ट ए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट व्हाट? जैसे मैंने माना अर्थ का सरफेस रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट मींस वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। अर्थ का सरफेस एक रेफरेंस पॉइंट है, वहां पे पोटेंशियल जीरो। अब आप एक m मास के ब्लॉक को h हाइट ऊपर ले जाने में जितना वर्क करोगे, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन in carrying a mass m from that point, surface of the earth, which is a reference point, up to that point where you want to calculate the potential energy, that what will be the potential. So similarly in the electrostatics or magnetostatics also, जैसे आपने डाइपोल की एक पर्टिकुलर लोकेशन, एक ओरिएंटेशन है P और E के बीच का एंगल, जैसे आपने मान लिया थीटा इज 90 डिग्री, P और E के बीच का एंगल इज 90 डिग्री, when you took that electrostatic potential is zero. So from
theta equals to 90 degree to theta equals to theta. What then will be equal to what? P E sin theta d theta integration from 90 to 90 degree to theta. That will be what done. And this work done will be the potential. That means for the potential, the initial limit will be what? Where you have taken that potential energy zero. Final limit will be up to what point? Final limit will be what? What angle? At what angle P N E R given to each other. जो उसका ओरिएंटेशन इज दैट क्लियर. और ये पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का जनरल सा तरीका है. आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक कोई भी केस हो, रेफरेंस कंडीशन ली, रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन लिया और उस रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल जीरो हम मानते हैं. और जो आपका नया कॉन्फ़िगरेशन है वहां तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. एंड आफ्टर दैट एक और भी चीज करनी है आपको, दैट इज व्हाट इट इज द. इसके बाद आपको करना है इंटरेक्शन बिटवीन डाइपोल एंड द अदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम. जैसे आपके पास दो डाइपोल्स, आपको एक डाइपोल के ऊपर दूसरे डाइपोल से कितना फोर्स लगेगा, इट बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यू वांट टू कैलकुलेट. व्हाट यू डू, एक डाइपोल दूसरा डाइपोल, ड्यू टू द फर्स्ट डाइपोल get what is the electric field intensity at the location of the second dipole. Now second dipole is inside that electric field, so get the expression for its potential energy. And to do this, take the separation between the two dipoles to be variable, say x. So in terms of x, you got the potential energy. Now force F will be what? Minus d by dx. If you do everything with the proper sign, then force will come with the proper sign, in which you are going to get positive sign or the negative sign. Positive sign or negative sign. If force comes to be negative, it is the attractive force. If force comes to be positive, it is the repulsive force. And the same thing is applicable here also. Suppose you have an electrical system ring, and due to the charged ring, and on the axis of that ring, there is a dipole. You want to calculate force on that. To do the ring, get what is the expression for the electric field intensity at the location of the dipole. Distance of the dipole from the center of the ring is, say, x variable. Get the electric field in terms of x. The dipole is inside that electric field, so get its potential energy, u as a function of x, and do minus of d by dx. That will be the force. All right. So these are all the points which will cover almost all the questions, rather what I would say, every question that can be asked from the dipole. So students, what is the benefit of this key? When you have all these things in your mind, that these are the points upon which I have to work, these are the points for which I have to remember each and every equation, method, etc. You will have a confidence to solve the question, that you are complete in the topic. You're not missing anything. So when you think about solving the question, you'll have the confidence that yes, you are complete and you can solve it. All right. So all the best students, and focus on all these things. एक बार चेक करोगे कि क्या आपको ये सारी चीजें आती हैं, इनके इक्वेशंस फॉर्मूले आते हैं नहीं आते हैं, और उसके बाद फिर आप डायरेक्टली बिल्कुल क्वेश्चंस में जा सकते हो और होपफुली आपसे क्वेश्चन सॉल्व. All right, so all the best.